नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे जस्टिस यशवंत वर्मा के तबादले को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। तबादले के विरोध में आंदोलन कर रहे इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हाईकोर्ट के वकील सोमवार से काम पर वापस लौटेंगे। एबीपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट बार एसोसिएशन कार्यकारिणी की बैठक में हड़ताल खत्म कर काम पर वापस लौटने का फैसला लिया गया। बैठक के बाद अध्यक्ष अनिल तिवारी ने लिए गए फैसलों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जस्टिस यशवंत वर्मा के न्यायिक कार्य करने पर रोक लगने के बाद हड़ताल को स्थगित किया गया है। उनके मुताबिक जांच कमेटी की रिपोर्ट आने तक हड़ताल को स्थगित किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हड़ताल स्थगित की गई है, लेकिन आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास से बड़ी मात्रा में कैश बरामदगी का मामला सामने आया था और उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनका इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसे लेकर कई बार एसोसिएशनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। बीआरएस एमएलसी के कविता ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना विधानसभा में ओबीसी आरक्षण विधेयक पारित हो चुका है। हम मांग करते हैं कि भाजपा इस विधेयक को राज्यपाल और राष्ट्रपति की मंजूरी तुरंत दे, ताकि तेलंगाना राज्य में 42% आरक्षण ओबीसी विधेयक लागू हो सके। तेलंगाना ओबीसी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं और हम उनके साथ हैं। इसीलिए अब केंद्र भाजपा के पाले में है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि भाजपा इस विधेयक को तुरंत पारित करे। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एएनआई से बात करते हुए कहा कि प्रयागराज हो या प्रदेश का कोई और दूसरा जिला सरकार स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि आज सबसे अधिक खराब कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश का हाल पूछने के लिए कोई नहीं है। जिस प्रदेश में आईएएस फरार हो, वहाँ की कानून व्यवस्था पर हम क्या बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद शनिवार को म्यांमार के वरिष्ठ जनरल और सैन्य शासक मिन आंग हलाइंग से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा कि म्यांमार के वरिष्ठ जनरल मिन आंग हलाइंग से बात की। विनाशकारी भूकंप में हुई जनहानि पर अपनी गहरी संवेदना जाहिर की। एक करीबी मित्र और पड़ोसी के तौर पर भारत इस मुश्किल वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की ओर से म्यांमार की मदद के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन ब्रह्मा का हैशटैग डालते हुए लिखा, आपदा राहत सामग्री, मानवीय मदद, खोज और बचाव दल को प्रभावित क्षेत्रों में बिना देरी किए भेजा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने म्यांमार को भेजी जाने वाली मदद की जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि भारतीय वायुसेना के C-130 विमान से कंबल, तिरपाल, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग, सोलर लैंप, फूड पैकेट और किचन सेट म्यांमार भेजा गया है। म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत वहां मदद भेज रहा है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के मुताबिक 118 सदस्यों वाली इंडियन आर्मी फील्ड हॉस्पिटल यूनिट आगरा से मांडले के लिए शनिवार को रवाना हुई। यह टीम म्यांमार के लोगों को फर्स्ट एड और आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं देने में मदद करेगी। इसके अलावा भारतीय नेवी के जहाज INS सतपुरा और INS सावित्री के जरिए 40 टन मानवीय सहायता भेजी गई है। म्यांमार में बचाव कार्यों में मदद के लिए भारत की ओर से शनिवार को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 80 सदस्यों की टीम भी म्यांमार रवाना हुई। चंडीगढ़ की एक अदालत ने शनिवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस निर्मल यादव को 2008 के भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया है। आपको बता दें कि CBI की ओर से उनके और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया गया था। एडिशनल सेशन जज अलका मलिक की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। बता दें कि जस्टिस निर्मल यादव, जो उस समय हाई कोर्ट की जज और पूर्व न्यायिक अधिकारी थीं, उनके खिलाफ मामला अगस्त 2008 में शुरू हुआ था, जब हाई कोर्ट की एक अन्य जज जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर 15 लाख रुपए से भरा एक बैग पहुंचाया गया था। जस्टिस कौर के चपरासी ने मामले की सूचना चंडीगढ़ पुलिस को दी थी, जिसके बाद प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक हरियाणा के पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल संजीव बंसल के क्लर्क द्वारा दिया गया ये पैसा जस्टिस यादव के लिए था, लेकिन 2 जजों के नाम में समानता के कारण यह गलती से जस्टिस निर्मलजीत कौर के आवास पर पहुंच गया। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक हालिया स्टैंड अप एक्ट को लेकर
हो रहे विवाद पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन की परफॉर्मेंस को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व्यक्तिगत तौर पर ले रहे हैं। ओवैसी ने कहा कि कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, वह कोई राजनेता नहीं है, उन्हें चुनाव लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने एकनाथ शिंदे का नाम नहीं लिया, लेकिन एकनाथ शिंदे, उनकी पार्टी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इसे व्यक्तिगत स्तर पर लिया है कि आप उन्हें गद्दार कैसे कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस देश का सबसे बड़ा गद्दार वह है जो कानून के शासन को भूल जाता है और जो कानून को चुनिंदा तरीके से लागू करता है। ओवैसी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए आगे कहा कि सीएम फडणवीस यह क्यों भूल रहे हैं कि उनके अपने राज्य में जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तब एक व्यक्ति ने हमारे पैगंबर मोहम्मद के बारे में बहुत ही अपमानजनक तरीके से बकवास की थी और झूठ बोला था। इससे सीएम फडणवीस को ठेस नहीं पहुंची थी, इससे एकनाथ शिंदे के अहंकार को ठेस नहीं पहुंची थी। उत्तर प्रदेश के एक भयानक धन घोटाले के प्रकाश में आने के बाद संभल पुलिस ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धन के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान के नाम पर युवतियों का यौन शोषण किया जा रहा है। स्वयंभू गुरु, जिन्हें मीडिया नामक एक शक्तिशाली गिरोह द्वारा चुना गया था, तांत्रिक अनुष्ठान या क्रिया करते हैं। अनुष्ठान का उद्देश्य उस व्यक्ति पर धन वर्षा करना होता है जिसके लिए अनुष्ठान किया जा रहा है। घोटाले में युवा पुरुषों को भी निशाना बनाया जाता है। संभल पुलिस ने इस मामले में 14 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में माना जाता है कि वे इस अनुष्ठान के नाम पर महिलाओं का शोषण करने वाले एक सुस्थापित और संगठित सिंडिकेट का हिस्सा हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किसी महिला या लड़की को चुने जाने के लिए सिंडिकेट द्वारा कुछ निश्चित मानदंड तय किए गए हैं। उसे कुंवारी होना चाहिए, कम से कम 5 फीट 5 इंच लंबा होना चाहिए और उसके शरीर पर कोई निशान, चोट या टैटू नहीं होना चाहिए। उसका रोमांटिक या यौन संबंधों का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए। उसका चेहरा जितना सुंदर होगा, उसका शरीर उतना ही बेहतर होगा, धन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बार लड़की का चयन हो जाने के बाद उसे यौन शोषण सहित अनुष्ठानों के अधीन किया जाता था। उत्तर प्रदेश के इस भयानक मामले में एटा के एक पिता ने आउटलेट को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी पर 3 बार अनुष्ठान करवाया, लेकिन अभी तक उन्हें कोई पैसा नहीं मिला है। वह अपनी 20 वर्षीय बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में पेश हुआ, जिसने कहा कि उसे गुरु के साथ एक कमरे में बैठाया गया और उसे प्रसाद दिया गया और आंखें बंद करने के लिए कहा गया। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। पुलिस ऐसी और महिलाओं के ठिकानों की जाँच करने की कोशिश कर रही है जिन्हें निशाना बनाया गया था। क्या सभी महिलाएं घर लौट आईं? यह भी जांच का हिस्सा है। पुलिस के अनुसार गिरोह ने सोशल मीडिया के जरिए संपर्क स्थापित किए और पीड़ितों को झूठे वादों के जरिए लुभाया। ऐसे ही एक वीडियो में कथित तौर पर एक नग्न महिला के बगल में जमीन पर अनुष्ठान सामग्री के साथ करेंसी नोटों से भरे बक्से दिखाए गए हैं, जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ है। लालच यह था कि अगर अनुष्ठान सफल हो जाता है तो करेंसी नोटों से भरे बक्से कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का कड़ा विरोध करते हुए AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को निशाने पर लिया है। PTI से बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि सवाल यह है कि आप एक असंवैधानिक कानून बनाने जा रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 14, 26, 25 और 29 का घोर उल्लंघन है। भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है। यह विधेयक मस्जिदों, दरगाहों आदि पर हमला है। इन सभी बातों से पता चलता है कि उनका इरादा वक्फ संपत्तियों को बचाने और लाभ पहुंचाने का नहीं है। यह केवल उनके हिंदुत्व, RSS की विचारधारा के कारण है। ओवैसी ने कहा कि जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का समर्थन नहीं होगा, तब तक यह विधेयक पारित नहीं हो सकता। देश भर के मुसलमान विरोध कर रहे हैं। अगर यह कानून बना तो मैं उन्हें सावधान और चेतावनी दे रहा हूं कि देश का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी को माफ नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का आंख मूंद कर समर्थन नहीं किया जा सकता। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने शनिवार को आरोप लगाया कि कॉमेडियन कुणाल कामरा को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी FCRA का उल्लंघन करते हुए विदेशों में भारत विरोधी संगठनों से धन मिल रहा है और इसे लेकर पार्टी केंद्रीय एजेंसियों से संपर्क करेगी।
पीटीआई के मुताबिक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए निरुपम ने दावा किया कि कामरा को कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य अरब देशों में स्थित दानदाताओं से 4 करोड़ रुपए मिले हैं। आपको बता दें कि 36 वर्षीय कॉमेडियन महाराष्ट्र में राजनीतिक तूफान के केंद्र में हैं, क्योंकि उन्होंने उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे पर कटाक्ष किया था। दरअसल एक शो के दौरान कामरा की टिप्पणी को लेकर बवाल मच गया, जिसमें उन्होंने डिप्टी सीएम शिंदे पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए उन्हें गद्दार बताया था। इसके बाद शिव सैनिकों ने उस स्टूडियो में तोड़फोड़ की जहां उन्होंने इस वीडियो का शूट किया था और तभी से कुणाल कामरा लगातार सत्ताधारी पक्ष के निशाने पर हैं। वह उप मुख्यमंत्री शिंदे के खिलाफ उनके कटाक्ष को लेकर आलोचना और जांच का सामना कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.